नई लाइव क्लासेस में, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परंतु सिर्फ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आज के इस लेक्चर में होने वाली है। और आई प्रॉमिस कि तुम्हें सब कुछ नया नया पता चलेगा, है ना। तो यह है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें टॉपिक टाइटल में हमने डाला रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। परंतु ध्यान रहे, सिर्फ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं होगा इस वीडियो में। जो नई चीजें आपको पढ़ने को देखने को मिलेगी, सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा जो पृष्ठ क्रमांक 32 में आपकी बुक में, स्पेशली एनसीईआरटी में एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है ना। एनसीईआरटी की जो पहला भाग है उस पे बना हुआ है ना एक बॉक्स, ग्रीन कलर का बॉक्स। वहां पर बात की गई है एक्स किरणों की खोज कैसे हुई, इस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरा, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज कैसे की गई, जिसे रेडियो एक्टिवता कहा गया है आपकी बुक में। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज कैसे की गई, और कुछ किरणों के बारे में हमें बात करनी है। किरणें कौन कौन सी होगी बेटा? एक्स किरणें तो होंगी ही होंगी, साथ में अल्फा कर्ण यानी कि अल्फा किरणें, फिर बीटा किरणें, और फिर गामा किरणें। इन सभी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात होगी। और नंबर 4 हम जो बात करेंगे वो होगी या होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको पढ़ने वाली है। मोटे मोटे रूप से यदि देखें तो ये 4 टॉपिक आज के इस वीडियो में होने वाले हैं, और ये चारों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके नीट के एग्जाम के लिए। 11th में तो बहुत कम ही, हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, तो हो सकता है 11th में थोड़ा सा कम पूछे, परंतु नीट में इन टॉपिक से थोड़े ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आर यू रेडी? क्या हम शुरू कर सकते हैं? यदि हाँ, यस कमेंट कर देना। भले ही आप कभी भी देखो। तो हमारे पास में आगे वाले पेज में क्या है, आगे वाले पेज में क्या है? आगे वाले पेज में हमारे पास में रदरफोर्ड का जो डायग्राम है वही है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है एक्स किरणों की खोज कैसे हुई, है ना। एक्स किरणों की खोज कैसे हुई, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स किरणों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसे आप एक्सरे मशीन में भी देखते हो। अब इन किरणों की बात करें तो इन किरणों की खोज ना एक्सीडेंटली हो गई, है ना। अब अभी आपने कुछ दिन पहले तक लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा था ना। कैथोड नलिका, वही एक्सरे किरण, वो वाली किरणों के बारे में आपने बात करी थी। तो आपको पता है कि कैथोड किरणें क्या होती हैं। ठीक है, कैथोड किरणें वे किरणें होती हैं जो कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है। ये वाली बात आप सभी को मालूम है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम, याद रखना ये पूछ लेगा नीट में, विलियम रॉन्टजन, है ना। यदि थोड़ा बहुत हम गलत प्रोनाउंस कर ले तो माफी चाहेंगे उसके लिए, और सम्मान से नाम लेते हैं। क्या नाम है इन वैज्ञानिकों का? विलियम रॉन्टजन। ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ये प्रयोग कर रहे थे। काय में प्रयोग कर रहे थे बेटा? ये जो प्रयोग कर रहे थे वो कैथोड नलिका के अंदर कर रहे थे। ये हमारी कैथोड नलिका है। ठीक है, हालांकि बुक में इतना सारा नहीं दिया है। अगेन मैं बोलूंगा कि बुक में इतना सारा नहीं दिया है, परंतु तुम्हें पता तो होना चाहिए। हर एक चीज रटी थोड़ी ना जाती है, कुछ चीजें समझी भी जाती है ना। तो ऐसी कुछ इनकी ट्यूब थी, ऐसी ट्यूब थी, इस पर उन्होंने उच्च वोल्ट यहां से प्रवाहित किया होगा। क्या प्रवाहित किया होगा बेटा? उच्च वोल्ट प्रवाहित किया। यहां कैथोड से किरणें निकली, एनोड की तरफ गई होगी। यहां पर एनोड पर कुछ ऐसी भारी धातु का प्रयोग इन्होंने किया, टंगस्टन या फिर तांबे की धातु का, जो भी व्हाटएवर प्रयोग किया होगा। और इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने क्या काम किया? अब काला कलर का तो हमारा बोर्ड है। इस पूरी कैथोड नलिका को एक काले आवरण से ढक दिया। क्या किया? काले आवरण से ढक दिया। अर्थात बंद कमरा है, कमरे में अंधेरा है, उस पर क्योंकि कैथोड किरणें उजाले में दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो उन्होंने कमरा बंद कर दिया, और इस कैथोड नलिका को भी इन्होंने क्या किया? काले कपड़े से ढक दिया, पूर्ण रूप से बंद।
मतलब कायदे से हमें प्रकाश नहीं दिखना चाहिए, और दिख भी नहीं रहा था, दिख भी नहीं रहा था। परंतु पास में यही कहीं एक दूसरी धातु रखी थी, पास में यही कहीं एक दूसरी धातु रखी थी, जिसने यहां पर से इस एनोड से कुछ निकलती हुई किरणों को सोखा और ये प्रकाशित हो उठा। एक्सीडेंटली खोज हुई थी इनकी। कैसी खोज हुई थी? एक्सीडेंटली। मतलब यहां से कैथोड किरणें निकली जो कि दिख नहीं रही है, ये ढका हुआ है, ये किसी भी आप बोलो काले कपड़े से ढका हुआ है ना, काला कपड़ा बोल लो, टुकड़ा बोल लो, किसी भी चीज से जिससे प्रकाश जो है वो बाहर ना सके, उससे ये ढका हुआ था। और यहां पर एक अन्य पदार्थ रखा था जो प्रकाशित हो गया, ढकने के बाद क्या हुआ? प्रकाशित हो गया। पदार्थ का नाम था बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पदार्थ का नाम यदि आपको लिखना होगा, बुक में नहीं दिया है, मैं थोड़ा वही तुम्हें बताऊं कि तुम्हें प्रयोग में घुसना है ना, फील करना है, इसीलिए नाम बता रहा हूं, बेरियम फेरोसाइनाइड, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। ठीक है, ये जल उठा। अब उन्हें लगा कि यहां से कुछ तो निकला होगा, कुछ तो निकला, जिस कारण से कुछ तो ऐसी किरणें, कुछ तो ऐसी अदृश्य तरंगे निकली जिस कारण से यहां पर जो आपका बेरिलियम प्लेटोसाइनाइड जो है वो चमक उठा। अब चूंकि उन्हें नहीं मालूम कि इन किरणों का नाम क्या है, और जिन चीजों का हमें नाम नहीं पता होता है, हम उन्हें क्या कह देते हैं? एक्स किरणें। क्या कह देते हैं बेटा? एक्स किरणें कह देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया एक्स किरणें क्यों बोलते हैं? अब ध्यान से देखोगे, यहां पर काला कपड़ा ढका हुआ था, वो अदृश्य किरणें इस काले कपड़े को पार करके आ गई। फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखी होगी, इवन इन्होंने अपने हाथ को भी इसके सामने रख दिया, तो क्या हुआ पता है? जो हमारी मांसपेशियां हैं उन्हें पार करके ये किरणें बाहर आ गई, और सिर्फ हड्डियों का जो प्रतिबिंब है वो इन्हें दिखाई दे दिया गया। तो इस कारण से आज भी एक्सरे किरणों का प्रयोग जो है वो आपने देखा होगा कहां होता है? एक्सरे मशीन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्सरे किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। यही वाली बात आपकी उस बुक में ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। 0.1 नैनोमीटर के आसपास इनकी जो है वो तरंग दैर्घ्य होती है और इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। एक्सरे किरणें खोजकर्ता थे विलियम रॉन्टजन, इनका नाम था, और इस प्रकार से एक्सीडेंटली इनकी खोज हुई। एक्सरे किरणों की खोज आपको समझ में आ गया होगा ना? चलो, रश्मि राकेशिया आपको समझ में, चलो बढ़िया है, सभी को समझ में आ गया बेटा कैसे एक्सरे किरणें की खोज हुई और किन्होंने खोजा, है ना? बुक में बहुत थोड़ा सा दिया है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया। अब यदि कोई पूछे तो उन्हें बता देना। नेक्स्ट जो आपको बात की गई है, नेक्स्ट जो टॉपिक वही छोटी सी जगह पर दिया हुआ है, रेडियो एक्टिवता या फिर रेडियो एक्टिव तत्व की खोज। इसके लिए श्रेय जाता है 3 महान साइंटिस्टों को, है ना? 12th में आप जब परमाणु और नाभिक चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर इन साइंटिस्टों को आपको दोबारा पढ़ना होगा। 11वीं में अच्छे से पढ़ लोगे तो हो सकता है कि तुम्हें 12वीं में याद रहे। मैडम जब आपको पढ़ाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपकी स्कूल में जब आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी पेज क्रमांक 32, वहां पर एक ग्रीन कलर की टेबल बनी हुई है, उसी टेबल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब बॉक्स के अंदर कुछ तथ्य निकले हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। जिसको समझ में आ रहा हो लाइक करते जाना और शेयर कर देना। चलो बढ़िया है, तुम लोग काफी सारे आ चुके हुए ना। अब अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिवता की खोज। रेडियो एक्टिवता की खोज या फिर रेडियो एक्टिव तत्व की खोज। रेडियो एक्टिवता की खोज या रेडियो एक्टिव तत्व की खोज। अब इसके लिए हम 3 साइंटिस्टों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है हेनरी वेरकुल। सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे, अच्छा इनके नाम से वेरकुल किरणें भी बोली गई थी, बाद में आप इन्हें अल्फा बीटा और गामा किरणें बोलते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे कौन? हेनरी वेरकुल। फिर आगे जो नाम है वो है मैरी क्यूरी।
12वीं में फिर से पढ़ने वाले हो बच्चे आप इन सभी के नाम, है ना। 12वीं में फिर से आपको इनको दोबारा फिर से पता, और इन्हीं के हस्बैंड जिनका नाम था पियरे क्यूरी। इन लोगों ने क्रमशः 3 अलग अलग किरणों की फिर से खोज की, या ये कह सकते हैं 3 अलग अलग रेडियो तत्वों की खोज। अब देखो इनका मानना यह था, सबसे पहले हेनरी वेरकुल की बात करेंगे हम। हेनरी वेरकुल, सही नाम ले रहे हैं हम? हाँ हम सही नाम ले रहे हैं, थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाए तो चलेगा। हेनरी बेकुरल है, वही हमें थोड़ा सा लगा था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। चलो इसे ना अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, यहां से हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल, है ना, ये नाम था इनका। अब ये जो है वो यूरेनियम के साथ प्रयोग करे थे। यूरेनियम के साथ ये प्रयोग कर रहे थे। क्या प्रयोग कर रहे थे? यूरेनियम का इन्होंने लवण तैयार किया और उस लवण को फोटोग्राफिक फ्रेम में रखा, ठीक है। और उन्होंने ये सोचा कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा रिसीव करेगा और उसका प्रतिबिंब जो है वो फोटो प्लेट में बना देगा। फोटो एक्टिव जो हमारी प्लेट होती है, जो फिल्म होती है, उस पर वो उस प्रतिबिंब को छाप देगा। कब? जब सूर्य का प्रकाश आएगा, क्योंकि इनका ये मानना था कि कुछ तत्व जो है लाइक यूरेनियम, ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा रिसीव करते हैं और प्रकाशित होने लगते हैं, मतलब विकिरण जो है वो उत्सर्जित करने लगते हैं, ठीक है। ऐसा इनका मानना था। परंतु जब ये प्रयोग कर रहे थे ये वाला, दिक्कत ये हुई कि उस समय कुछ दिन तक जहां पर वो रहते थे वहां पर सूर्य निकला ही नहीं। क्या हुआ? सूर्य निकला ही नहीं। तो इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने प्रॉपरली सोडियम लवण को, मतलब जो उन्होंने यूरेनियम लवण को तैयार किया था, उसे फोटोग्राफिक प्लेट पे रख के पैक करके रख दिया अंधेरे में। और जब उन्होंने कई दिन बाद उसे खोला तो जो प्रतिबिंब था, जो फोटो थी, उस पर बन गई। कैसे बन गई? बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब बताओ, बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्लेट पर प्रतिबिंब था, फोटोनिक प्लेट पर, वो बन चुका, फोटोग्राफी प्लेट पर प्रतिबिंब। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि कुछ तत्व जो है बिना सूर्य के प्रकाश के भी विकिरण निकालते हैं। तो यहां पर खोज हो गई एक नई चीज की, जिसे बोलते हैं हम रेडियो एक्टिवता, है ना। सूर्य के प्रकाश के बिना भी कुछ तत्व जो है वो विकिरण निकाल सकते हैं, और ऐसे तत्व को ही हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, ठीक बात। और वो जो किरणें निकली थी उन्हें बेकुरल किरणें शुरू में कहा जाता था। इसके बाद में कुछ तत्वों की और खोज हुई, जिसके अंतर्गत नाम आता है, ये दोनों साइंटिस्ट भी प्रयोग कर रहे थे, परंतु इन्होंने यूरेनियम की जगह थोरियम को चुना। ये काय पे प्रयोग कर रहे थे बेटा? ये जो प्रयोग कर रहे थे ये थोरियम पे कर रहे थे। ये दोनों लोग जो हैं, दोनों साइंटिस्ट जो हैं, वो यूरेनियम की जगह थोरियम पर प्रयोग कर रहे थे, और सेम चीजें इन्हें भी देखने को मिली। इसके बाद में इन्होंने 2 अलग तत्वों की खोज करी, जिसमें आप एक को तो जानते ही हैं, जिसका नाम है रेडियम, और अगला तत्व जो है वो है पोलेनियम। मैं गलत नाम यदि बोल दूं तो पोलोनियम। ये 2 तत्व इन्होंने खोजे। साथ ही इन्होंने कुछ और भी किरणों की खोज करी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अल्फा कण। अल्फा कण, इन पर आवेश जो है, अल्फा कण इन पर आवेश जो है वो होता है +2 का, और इनका द्रव्यमान जो होता है वो होता है 4 ग्राम के आसपास। क्यों होता है? क्योंकि इन पर 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, और ये हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम के नाभिक होते हैं, किस बात से पता चला कि जब इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया तो ये कण उदासीन, मतलब ये परमाणु उदासीन हो गया। और हमें पता चला 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब यह है कि यहां पर हमने 2 माइनस आवेश दे दिया। 2 माइनस आवेश जैसे दे दिया तो ये जो 2 प्लस था ये बैलेंस हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि अल्फा कण जो है वो एक्चुअली में हीलियम के नाभिक होते हैं, ठीक बात। इनकी भेदन क्षमता जो है वो थोड़ी सी कम होती है।
अल्फा के बाद में हमें देखने को मिला बीटा किरण। ये सारी खोज इन्हीं लोगों ने की थी, बीटा किरण। बीटा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो अल्फा कण से थोड़ी ज्यादा होती है, आपकी बुक में प्रॉपरली मेंशन है। और फिर आगे आता है गामा किरणें, जिन्हें हम ऐसे दर्शाते हैं गामा किरणें। इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। कितनी? यदि हम बहुत ज्यादा वोल्ट दे दें तो ये एक्सरे किरणों के समान होती है। एक और बात तुम्हें मैं बताना भूल गया कि एक्सरे किरणों की जो आवेशीय शक्ति होती है, या आप उससे कोई पूछ ले कि उन पर क्या चार्ज होता है, तो आप ये लिखोगी कि एक्सरे किरणें जो हैं वो उदासीन होती है, इन पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। और आपकी ये जो है अल्फा किरणें, इन पर कौन सा आवेश है, तो आप यहां पर लिख देना बच्चा धनावेश है। क्या है? अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, तो प्रॉपरली लिखोगे अल्फा किरणों पर धनावेश होता है, एक्सरे किरणों पर कोई आवेश नहीं होता। ये सारी बातें आपको लिखनी है भैया, ये कहीं कॉपी वॉपी में नोट कर लेना। बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, तो बीटा किरणों पर लिख देना भैया ऋणावेश होता है। बीटा किरणें कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। यहां पर फिर से आपसे पूछे गामा किरणें कौन सी होती है, तो यहां पर लिख देना ये उदासीन होती है, अनावेशित होती है। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया था कि इनकी भेदन क्षमता कैसी है, एक्सरे किरणों जैसी है। तो तीनों पर यदि आवेश आ गया, अभी नहीं आया कभी बाद में आया, तो याद रखोगे ये सारी बातें। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का प्रयोग। अब आप लोगों को एक बात तो पता चल गई कि यहां पर हम अल्फा कणों का प्रयोग करेंगे, और अल्फा कणों पर जो होता है वो होता है धनावेश, है ना। अल्फा कणों पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। क्यों? क्योंकि ये हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम का नाभिक मतलब परमाणु क्रमांक 2, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो बचा क्या? सिर्फ हीलियम का नाभिक जिस पर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में प्लस आवेश है। तो यहां पर एक ऐसा स्रोत है जो अल्फा किरण निकालते हैं, अर्थात धनावेशित कण निकालते हैं। इन धनावेशित कणों को एक बारीक छिद्र, यहां पर छिद्र दिख रहा होगा आपको, सीधे गुजारा गया ताकि बहुत सारे ना जाए, सीधे जाए। और यहां पर सोने की पन्नी का प्रयोग किया गया है। कौन सी पन्नी है? सोने की पन्नी। सोने की पन्नी का प्रयोग ऑलरेडी लिखा हुआ है सर, क्यों लिख रहे हो आप? ये लिखा है सोने की पन्नी का प्रयोग किया गया। अब अल्फा कण जो है वो नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे, सोने की पन्नी से टकराकर वो हमें दिखाई दें। अल्फा कण दिखाई नहीं देते सामान्य आंखों से, क्योंकि हमें उन्हें देखना है। तो हमने एक प्लेट का प्रयोग किया जिसे फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं, या जिसे जिंक सल्फाइड की प्लेट आप कह सकते हो कि ये है। अब जब अल्फा कण जो है यहां से सीधे आएंगे और इसे सोने की पन्नी से टकराएंगे, तो जब वो इससे गुजरेंगे ना, तो हमें जगह जगह पर छोटे छोटे वो देखेंगे, लाइट्स दिखेंगे, छोटे छोटे लाइट्स या डॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। और इन्हीं डॉट्स के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। अब क्या था प्रयोग, कैसे कैसे हुआ, इन सब बातों पर अपन बात करेंगे, ठीक है। उदासीन, चलो बढ़िया है। आवाज आ रही है? आवाज, चलो। रूबी आहिर करके है बच्ची, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है, रिव्यू 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 अल्फा गामा। चलो बढ़िया है बेटा, ठीक है। आप कमेंट कर रहे हो, बीटा, अल्फा, गामा, धनावेश, ऋणावेश, सारे कमेंट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट करते रहो। तो यहां पर ऐसे कुछ कण आपको, मतलब ऐसे डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे रदरफोर्ड ने कुछ प्रयोग किए होंगे। अब क्या हुआ होगा? सबसे पहला यह कहा गया कि जब अल्फा कण जो है वो सोने की पन्नी से टकराए, सोने की पन्नी से इन्होंने गुजारा, तो कुछ कण जो है वो सीधे इस पन्नी को पार करके सीधे चले गए, आर पार हो गए, है ना। क्या हो गए? कुछ कण जो है सीधे आर पार हो गए, सीधे आर पार हो गए, ठीक है। दूसरा, कुछ कण जो है, देखो कुछ तो सीधे आर पार हो गए, कुछ कण जो है वो उन्होंने अलग अलग रास्ता चुना। क्या हो गए?
वो अपने मार्ग से जिन्हें सीधे जाना चाहिए था वो अपने मार्ग से भटक गए, इधर उधर विक्षेपित हो गए, मार्ग से विचलित हो गए, अपना पथ भूल गए, मार्ग से विचलित हो गए, ये दूसरा पॉइंट था। और इन्होंने ये भी देखा, इन्होंने यह भी देखा कि कुछ कण, कुछ मतलब 20,000 में से एकाध कण बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, चलो हमारे पास टाइम है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में कुछ कण जो है वो वापस अपने मार्ग पर चले गए, वापस अपने मार्ग पर अब आपने लिख दिया हमने, यहां पर अपने होगा, अपने मार्ग पर चले गए। चले गए, ठीक है। ये 3 टाइप के निष्कर्ष इन्होंने इससे निकाले, उन्हें प्रयोग में ये 3 रिजल्ट देखने को मिले। अब यहां पर आप यदि ध्यान से देखोगे, ये सोने की पन्नी है और ये सोने का परमाणु है। सोने का क्या है बेटा? परमाणु है। हम किसकी बौछार कर रहे हैं? हम अल्फा कणों की बौछार कर रहे हैं। अल्फा कणों पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो अल्फा कण जो है वो नाभिक से सीधे पार क्यों हुए होंगे? नाभिक से सीधे पार क्यों हुए होंगे? तो आई होप सो द कारण इज, द रीजन इज, द कारण इज इंग्लिश में, बाकी सब हिंदी में। द रीजन इज कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है ना? खोखला था इसीलिए तो यहां से सीधा चला गया, बिल्कुल ही सीधे आर पार हो गए। तो पहले प्रयोग से पहला जो यहां पर हमने लाइन लिखी थी कि वो सीधे आर पार हो गए, कुछ कण जो सीधे आर पार किए होंगे कि वो इसीलिए आर पार हो गए होंगे कि उन्हें ये लगा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या नाभिक में, अभी तो इलेक्ट्रॉन की बात ही छोड़ दो आप, तो नाभिक जो है वो बीच में है और काफी सारी जगह है, उस खाली जगह से जो प्लस आवेशित कण थे वो सीधे आर पार हो गए। दूसरा क्या था भैया? दूसरा ये था कि कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। कुछ कण क्या हो गए थे? अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये परमाणु है, ये इस परमाणु का नाभिक है, यहां से अल्फा कण आ रहे होंगे और वो नाभिक के पास से जैसे ही गए वो अपने मार्ग से क्या हो गए बेटा? विचलित हो गए। अपने मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए। जैसे ये यहां से, ये देखो ये विचलित हो गया। तो यहां पर यह पता चला कि आप सभी को एक बात पता थी कि एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। तो अल्फा कणों पर भी धन आवेश और नाभिक पर भी कौन सा आवेश रहा होगा? धन आवेश। तो धन आवेश एक दूसरे धन आवेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो दूसरे में उन्होंने ये कहा कि परमाणु का नाभिक है ना, अब पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पर, परमाणु का नाभिक या परमाणु का केंद्र जिसे नाभिक कहा जाता है उस पर धन आवेश होता है ना? परमाणु का नाभिक केंद्र पर होता है यदि परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 है तो नाभिक का आकार, नाभिक का, ये सब आपको लिखना है। जब रदरफोर्ड का प्रयोग आएगा और उनके निष्कर्ष लिखने को आपको बोलेगा तो 2 या 3 या 4 नंबर पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रॉपरली भाई साहब लिख लेना और 12वीं में भी आपको आएगा। तो नाभिक का आकार 10 की घात -15 नैनोमीटर होता है। ये दूसरा रिजल्ट है उनके प्रयोग का। उदाहरण के लिए उन्होंने इस बात को उदाहरण से भी समझाया है। उन्होंने क्या दिया है उदाहरण बेटा? तो उन्होंने उदाहरण बड़ा ही सिंपल दिया है।
उनके हिसाब से यदि परमाणु का नाभिक एक बॉल के आकार का होगा, परमाणु का नाभिक एक बॉल के आकार का होगा, तो पूरे परमाणु की त्रिज्या का जो परिधि होगी वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की होगी। ये वाली बात आपकी बुक में भी लिखा है। ये नाभिक है और ये पूरी उसकी त्रिज्या, इतना सारा भाग जो है वो कैसा है, खाली है, खोखला है, ठीक है। और नाभिक पर धनावेश होता है, इस बात की पुष्टि हमारे तीसरे वाले पॉइंट से क्लियर हो जाती है। क्यों तीसरे वाले पॉइंट से क्लियर हो जाती है? क्योंकि 20,000 में से कुछ ही कण जो पूर्ण रूप से धनावेश के बिल्कुल एकदम सामने आए होंगे, ये धनावेशित कण है। ये दूसरा धनावेशित कण जब तक इसके सामने आएगा, और ये इसी मार्ग में कब विचलित होगा, जब तक कि वो बिल्कुल सेंटर पे ना हो, बिल्कुल यहां पे ना आए, ऐसे ना आए, तब जाके तो ये यहां से टकराएगा और यहीं पर वापस चले जाएगा। जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि नाभिक पर जो है वो अधिकांश जो धनावेश होता है वो कहां होता है, परमाणु के नाभिक पर होता है, ठीक है। ये 3-4 प्रयोग जो है वो यहां पर बताया गया कि परमाणु का, चलो यहां पर लिख देता हूं मैं, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान, यहां आयतन वर्ड का प्रयोग, हाँ, द्रव्यमान तथा धनावेश केंद्र में होता है, ठीक है। ये 3 बातें उन्हें पता चल गई कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु की त्रिज्या और परमाणु पर उपस्थित धनावेश और द्रव्यमान, ये 3 बातें पता चल गई। अब इन तीनों बातों को उन्होंने ध्यान में रख के और थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को निकालते हुए अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और उस परमाणु मॉडल को हम सौर मंडल मॉडल के नाम से भी जान सकते हैं। क्योंकि रदरफोर्ड ने यह कहा था कि यहां पर परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो केंद्र पर है, और इस केंद्र को क्या कहा था उन्होंने, नाभिक। तो ये नाभिक है, नाभिक को यदि हम सूर्य मान लें, नाभिक को हम सूर्य मान लें, तो इस नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्रह के जैसे क्या लगा रहे हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन है, यदि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसे हम आगे चल के क्या बोल सकते हैं, ग्रह, तो ये इसके आसपास क्या लगाएंगे बेटा, चक्कर लगाएंगे। और यही उनका मॉडल था, जिसे सौर मंडल मॉडल भी कहा जाता है, कि नाभिक केंद्र में है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। सही बात है, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया? ये वाली बात आपको समझ में आई? और ये जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक बंद परिपथ में या फिर वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं। कैसे घूमते हैं? वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं। इनके मध्य एक आकर्षण बल है जिसे बोला जाता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है। ये इन्होंने कहा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन यदि आपको लिखना हो तो ये F बराबर जो है वो होता है K Q1 Q2 बटे R2। ये एक सूत्र आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। हमें अभी इस पर नहीं जाना, इसे छोड़ो, कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में घूमते हैं और एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा ये जुड़े हुए हैं। परंतु इसी समय एक और साइंटिस्ट प्रयोग पर काम कर रहे थे जिनका नाम था सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इतने सारे साइंटिस्टों के नाम आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, आपका दिमाग बनना जाएगा। अभी तो सिर्फ परमाणु मॉडल के बारे में बात हो रही है, जब क्वांटम मॉडल आएगा और उस समय हम इलेक्ट्रॉन के वितरण की बात करेंगे तब तो आपका दिमाग भनभना जाएगा, ठीक है। तो सारे साइंटिस्टों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्होंने क्या कहा और क्या उनकी मुख्य थ्योरी थी, इस पर हमें बातचीत करनी है।
ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट हो सकता है, 12 वाले भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर वैसे में मैडम की आज फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, वो बायो ही पढ़ेंगे। तो यहां पर समस्या ये आई कि जब इनसे इस परमाणु के स्थायित्व के बारे में पूछा गया, मैं सीमाओं की बात कर रहा हूं, है ना। अब रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल तो दे दिया, परंतु जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने जो कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनका सवालों का आंसर वो नहीं कर पाए। तो उसमें पहला सवाल ये था कि यदि यह वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो धीरे धीरे इसकी ऊर्जा कम होगी, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। और जब उत्सर्जन करेगा तो धीरे 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 करके ये जो है नाभिक पर मिल जाएगा, अर्थात धनावेशित कहां मिल जाएगा, ऋणावेश में मिल जाएगा, और आपका परमाणु जो है वो नष्ट हो जाएगा। परमाणु क्या है, नष्ट। यही एक मुख्य बात जो है उन्होंने दो अलग अलग तरीकों से कही, और परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में वो पूर्ण रूप से बात नहीं कर पाए, ठीक बात। इस प्रकार से रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की दो मुख्य सीमाएं थी। सबसे पहला, यदि ये घूम रहा है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और उत्सर्जन करेगा तो कैसे करेगा इस बात की व्याख्या नहीं थी, और उत्सर्जन करेगा तो धीरे 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 यह पथ छोटा होगा और एक टाइम के बाद में ये इस पे मिल जाएगा। बस यही दो सीमाएं हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। यहां आके आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी पढ़ लिया, ठीक बात। अब ये परमाणु मॉडल भी सही से फिट नहीं हुआ, है ना, सही बात है, दिक्कत हो गई इस पे भी। इस पर भी परमाणु के स्थायित्व के बारे में, वास्तविकता के बारे में किसी भी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं दी गई। तो अब हमें एक नए परमाणु मॉडल की आवश्यकता होगी, आई होप सो। हमें फिर से एक नया परमाणु मॉडल देखना पड़ेगा। आई हैव टाइम, मैम टाइम, सर टाइम, बस अभी 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 धनावेश होता है। रूबी बिल्कुल शिद्दत से पढ़ रही है, थैंक यू सो मच। बस खत्म करने वाले हैं हम क्लास, ज्यादा लंबी नहीं है। 7:30 बजे आपको फिर से एक और लेक्चर देखने को मिलेगा, परंतु वो रिकॉर्डेड होगा, और मे बी वो 10वां या 11वां लेक्चर होगा 11th का, जहां चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर फिजिक्स के आने लगेंगे और 12th के। तो आप लोग सरल एकेडमी में भी देखोगे तो काफी सारे रेगुलर लाइव क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल रही है, और आप चाहते हैं कि आपको नोट्स और बाकी चीजों का भी एक्सेस मिल जाए, तो आपको पेड बैच लेना पड़ेगा। अभी ऑफर चल रहा है 599 में, और कल हमारे यहाँ टॉपर सेलिब्रेशन है। तो यदि आप लोकल से हैं तो यू कैन कम, यू कैन जॉइन अस टू सेलिब्रेट एंड मीट आवर 2015 एंड 2016 एग्जामिनेशन टॉपर्स, है ना। आपको मिलने का मौका मिलेगा, वो आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, क्या क्या टिप्स होती हैं, है ना। ये सारी बातें कल टॉपर्स मीटअप पे होगी, तो आप आ सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इनविटेशन दे दिया हूं बेटा, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सरल एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।